हेलो एवरीवन, आप सभी को करन अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। ठीक है। और लाइन बाय लाइन आपको मैं समझाऊंगा, एक एक वर्ड आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अब तक सबसे बेस्ट इस चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा हमारे इस चैनल के अंदर में। अगर आप इस वीडियो को देखोगे पूरा तो पूरा समझ जाओगे, फिर आप एक बार खुद रीड कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगी। क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे मेरे भाई वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। और अच्छा, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि इस सबको पढ़ते ही नहीं है, है ना, इंटरेस्ट ही नहीं लगता है। जैसे हिस्ट्री हो गया, ये जो हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, आपका सिविक्स हो गया, ये आप लोगों को पढ़ने मन ही नहीं करता है। तो अगर आप वीडियो को देखोगे और सीधा इंटरेस्ट आ जाएगा आपको पढ़ने में भी, है ना। अगर आप पढ़ते हो, रीड आउट करते हो चैप्टर वाइज, तो आपको पूरा क्लियरली समझ भी आ जाएगा यहाँ एक बार वीडियो देखने के बाद। ठीक है, सारे आंसर कर भी पढ़ पाओगे। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है, इस सिविक्स चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है कि सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या वर्ड्स, ये जो सत्ता लिखा हुआ है, सत्ता का मतलब है क्या। ठीक है। अगर मैं इसका इंग्लिश वर्ड बताऊं तो आपको पूरी तरह समझ में आए। सत्ता का मतलब होता है भाई पावर। ठीक है। क्या? पावर। ठीक है। इसको आप हिंदी में भी ऐसा समझ सकते हो, शक्ति। ठीक है। शक्ति यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, हम लोग पढ़ते हैं ना कि उसके पास बहुत पावर है। हम बोलते हैं उस पुलिस के पास बहुत पावर है। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्तियां हैं। ये जो शक्तियां उनको मिली है, कहाँ मिली है? हमारा इस लोकतंत्र में अलग अलग हमारे पास कार्य करने वाले बॉडी है ना। जैसे हम पढ़े हैं विधायिका, पहले चैप्टर में पढ़े हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके बीच में ये हमारे पास पावर को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। मतलब सत्ता का पावर के, जैसे आप लोग कभी आए न्यूज में पढ़ते होंगे, सत्ता का चूर में ये पार्टी ये करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है। सत्ता का मतलब होता है शक्ति, पावर, जिसके पास ये कुछ अपने से नहीं बना पाते। ये लोकतंत्र एक ऐसा हमारा सिस्टम है जहां पर शक्तियां दिया गया, उन शक्तियों का उपयोग ही कर सकता है। आपको अलग से शक्तियां खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? अगर हमारा प्रजातंत्र होता तो अपना मनमानी करता है। मतलब प्रजा मतलब है राजा के अंदर में, वो राजा होता खुद डिसाइड करते क्या करना है क्या नहीं है। हम आगे जब पढ़ाएंगे आपको तब समझ में आएगा। यहां तक आप समझ लो कि सत्ता का मतलब होता है पावर, शक्तियां, है ना। उसका साझेदारी, साझेदारी का मतलब है कि किनको कितनों शेयरिंग किया गया है। साझेदारी का मतलब शेयरिंग करना। जैसे मान लो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, एक फ्रेंड ए हो, एक फ्रेंड बी हो। समझ में आया बात को? अगर ए फ्रेंड और बी फ्रेंड अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इस बिजनेस में कैसा है, आप दोनों की भागीदारी है। तो यहाँ पे हम जो साझेदारी, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। तो इसका मतलब है दोनों का साझेदारी, आपका जो प्रॉफिट होगा दोनों का साझेदारी, दोनों का हिस्सा, है ना। तो सत्ता की हिस्सा सोच लो कि किनको क्या दिया गया, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं इस वर्ड्स को, चैप्टर के जो हमारा बॉडी है उसको आप समझ गए होंगे। ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जरूर आप वीडियो बने रखें, धैर्य रखिए थोड़ा सा। और अगर आप सिर्फ वीडियो देख के जाना चाहते हो तो फिर जाके कुछ फायदा नहीं। पढ़ाई लिखाई से इसका मतलब नहीं रखते हैं। अगर वाकई में आप पढ़ाई लिखाई से मतलब रखते हैं तो पूरा देखिए वीडियोस, और आपके फ्रेंड्स को भी पहुंचाइए। और चैनल में नए हैं तो उनको सब्सक्राइब करिए। ऐसा ही साइंस, सोशल साइंस, इसके बाद आपको मैथ्स, सारे चीज़ आपको मिलने लगेंगे। ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ वर्ड बाय वर्ड क्या है। परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय देखेंगे, क्या परिचय होगा इसका। इस अध्याय में यानी सत्ता के साझेदारी की इस अध्याय में साथ हम लोकतंत्र की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब आप इससे पहले पढ़े हैं लोकतंत्र के बारे में। सबसे पहले मैं आपको लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है क्या। ये नाम जितना है ना, सुनने में जैसा लग रहा है, इतना सिंपल वर्ड्स नहीं है। इसका महत्व बहुत ज्यादा है। लोकतंत्र का मतलब है, लोक मतलब लोग यानी जनता, जनता द्वारा, तंत्र मतलब सिस्टम, तो जनता द्वारा बनाया गया सिस्टम। इसको लोग हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जनता द्वारा
है ना, हम लोग पढ़े हैं जनता द्वारा जनता के लिए, ये सारे होते हैं, उसी को कहा जाता है लोकतंत्र। यानी एक ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जो लोग चुनेंगे अपने लीडर को, जो आप हमारे लीडरशिप करेंगे, हमारे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, हमको वो लीड करेंगे, उसको कहा जाता है, ऐसे सिस्टम को लोकतंत्र। अब हम जो जिस भारत में रहते हैं, ये एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा इस लोकतंत्र के अंदर में एक हमारे पास संविधान है। उस संविधान किसको कहा जाता है, तो बोलोगे संविधान एक हमारा कानून का एक बुक है, सोचो कानून का लिखा हुआ बुक है, उसके तहत ये लोकतंत्र चलते हैं। यानी यहाँ किसी का मनमानी नहीं चलती है, जो कुछ भी संविधान में लिखा हुआ उसके आधार पर ये देश चलती है। और उस देश को चलाने के लिए जो हमारे लीडरशिप्स होते हैं, उस सिस्टम्स को चलाते हैं, इसी को कहा जाता है एक लोकतंत्र कहा जाता है। ओके, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले साल में जो हमने शुरू की थी, मतलब आप क्लास 9th में पढ़े हैं लोकतंत्र के बारे में। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक हम लोग जो अभी रिपब्लिक्स, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक के एक अंग सीमित नहीं होती है। हम लोग जानते हैं कि हमारा इस लोकतंत्र में 3 अंग होती हैं, और इन 3 अंग कौन कौन सी होती है, एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। और इन तीनों के बीच में, है ना, इन तीनों के बीच में पूरी समझ के साथ सत्ता का विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। एक जगह नहीं है, मतलब किसी एक के पास नहीं, किसी एक अंग के पास नहीं। अगर एक अंग के पास रहेगा ना तो मनमानी करेगा। और ऐसे है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। एक एक किसी और पे शक्ति का छीना जा सकता है, एक शक्ति का उसको पूरी तरह शक्ति नहीं दिया गया है। तो बोला कि सत्ता का विकेंद्रित किया गया। सत्ता का मतलब यह पावर, उस पावर को विकेंद्रित किया गया, मतलब बांटा गया है ना। विकेंद्रित का मतलब बांटा गया। एक ही जगह केंद्रित होता तो सोच लीजिए प्रजातंत्र का बात होता, है ना। बांटा गया, उसी को हम लोग आगे पढ़े हैं पिछले क्लासों में, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। सत्ता का बंटवारा किसको किसको कैसे मिला है, वो कौन कौन क्या काम है, सारे चीज को हम लोग आगे देखते हैं। आइए हम इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, काहे जरूरी है, इसके महत्व क्या है, इनसे क्या फायदे होंगे, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। यानी अगर सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों जो जरूरी है, इसके लिए हमें एक 2 देशों की एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। एक बेल्जियम और एक श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं, और इन घटनाओं से, जो घटी हुई रियल घटना है, इनसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे के मार्ग से किस तरह से निपटती है। तो अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग शासन पद्धतियां हैं, ये सत्ता के बंटवारे को किस तरह से ये लोग निपटती है ना। और सत्ता का अगर बंटवारा किया जाए तो क्यों करना चाहिए, काहे नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से आगे जानना चाहेंगे। इन घटनाओं के समझने में कुछ मदद मिलेगी, और आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है, इससे हमको साफ नजर आ जाएगा अगर इसको समझ पाएंगे, इन दोनों घटनाओं को जो श्रीलंका और बेल्जियम में होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका, और यहां से क्वेश्चंस बनेंगे भाई मेरा, है ना, याद रखोगे बेल्जियम और श्रीलंका के देश के बारे में, और इससे क्या क्या घटनाएं घटी उसके सारे हम लोग डिटेल से यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। बोला बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यानी आप ऐसा समझ सकते हो, यूरोप एक हमारा महादेश है। ठीक है, यूरोप महादेश, इस यूरोप महादेश का एक हमारा देश बेल्जियम है। इस बेल्जियम देश एक छोटा सा देश, अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारे हरियाणा राज्य के बारे में अगर इनके साथ कंपैरिजन करेंगे, दोनों के बीच में अगर तुलना करेंगे, छोटा सा राज्य हमारा छोटा ये हरियाणा, तो उसके क्या हो जाएगा, हमारे क्षेत्रफल से भी छोटा हो जाएगा। यानी हमारे जो हरियाणा की लोग हैं, यहाँ लगभग लगभग बेल्जियम में 1 करोड़ आबादी रहते हैं, और हमारे हरियाणा में 2 करोड़ आसपास लोग रहते हैं। मतलब हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा सा एक हमारा बेल्जियम देश है, जो यूरोप महादेश के अंदर में पड़ता है।
अगर मैं इनका सीमाएं देखें, सीमाएं मतलब है जैसे कहाँ कहाँ इनके साथ आप बगल के देश, जैसे मान लीजिए ये हमारा बेल्जियम है, तो इस पूर्व में क्या पड़ेगा, पश्चिम में कौन पड़ते हैं, दक्षिण में कौन, उत्तर में कौन, इनके उसको बोलते हैं सीमाएं। जैसे हमारा हमारा पाकिस्तान लगा हुआ, नेपाल लगा हुआ, बांग्लादेश लगा हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ पे बेल्जियम जो है ना, ये फ्रांस के साथ सीमाएं शेयर करती है, नीदरलैंड के साथ करती है, जर्मनी के साथ करती है, और यहाँ पे लक्समबर्ग के साथ ये लगती है। मतलब कौन कौन आपको पूछ लेगा कि बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती है, उसका नाम लिखें, तो आप सबसे पहले लिखोगे कौन सा, हमारा फ्रांस। एक तो हमारा हो गया फ्रांस, और दूसरा हो गया हमारा नीदरलैंड्स। ठीक है, क्या लिखोगे, नीदरलैंड्स। क्लियर है, ये सब आपको होना चाहिए, यही तो क्वेश्चन बनेगा, हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, क्या हो गया हमारे पास, जर्मनी। ठीक है, और हमारा जो चौथा है वो लक्समबर्ग भी लगती है, किससे, बेल्जियम से लेकर। आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं इसी को। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। इस छोटे देश के समाज, ये जो छोटा सा देश है इसमें जो समाज है, ये जातीय बुनावट बहुत जटिल है। मतलब कास्ट सिस्टम्स को अगर देखेंगे यहाँ के, तो यहाँ के कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत कठिन है। कि मतलब यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर है, जातीय स्ट्रक्चर है इस समाज में, इस बेल्जियम का, वो बहुत ज़्यादा जटिल है। कैसे जटिल है, आइए हम समझते हैं। बोला देश की कुल आबादी, जितने सारे लोग रहते हैं इस देश के, लगभग लगभग हम लोग पढ़े 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा, आबादी का 59%, यानी जितने लोग रहते हैं उसका 59% फीसदी हिस्सा जो फेल्मिस इलाके में रहता है। तो ये यूरोप का एक जगह है जिसका नाम फेल्मिस है, उस जगह में लोग रहते हैं। मतलब लगभग लगभग आपका अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से, तो 59% का मतलब 59% लोग किस कहाँ रहते हैं, ये बेल्जियम के फेल्मीस जगह पे रहते हैं, इलाका में रहते हैं। और ये लोग जो रहते हैं ना, यहाँ पे डच बोलते हैं, यानी आप समझ लो डच बोलते हैं। यानी जो 59% लोग हैं बेल्जियम का, वो डच बोलने वाले लोग हैं, डच भाषा को बोला जाता है। ओके, और जो शेष लगभग लगभग 40%, क्योंकि 59 का लगभग 60%, एक मान लेंगे, एक कम 60 हो रहा है, तो 40% फीसदी मतलब 40% आपका जो लोग हैं ये वेलोनिया में रहते हैं। ये भी एक जगह है, वेलोनिया क्षेत्र में निवास करते हैं, और ये लोग फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है। और शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, और बाकी सारे लोग जर्मन बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लो, यहाँ पे देखो समझो, तो आपको याद भी हो जाएगा। हमने पढ़ा कि एक बेल्जियम जो देश है ये हमारा हरियाणा से भी छोटा है, क्योंकि हम क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें, हमारा जो बेल्जियम है ना, वो बेल्जियम है वो हमारा हरियाणा देश से भी छोटा है। यहाँ पे लगभग लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी के देश है। इसमें हम लोग देखें 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश कहाँ पे रहते हैं, ये बोलेंगे आप फ्लेमिश, फ्लेमिश में रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में, जो डच बोलते हैं। देखो याद हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, खाली वीडियो बने रहो बस। और बाकी जो हमारा 40% है ना, ऑलमोस्ट 40% है, ये जो जगह जहाँ रहते हैं, इन जगहों एरिया का नाम है बेलोनिया। क्या नाम है, बेलोनिया। और ये लोग फ्रेंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। समझ में आया, ये लोग फ्रेंच बोलते हैं। और 1% जो बच रहा है ना, ये लोग जर्मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मनी, क्योंकि ये जो जर्मनी बोल रहे हैं ना, जर्मन भी हम लोग पढ़ें कि सीमा लगती जर्मनी से, तो ये जर्मन भाषाएं बोलते हैं। यानी आपको सबसे कम भाषा जो बोलने वाले लोग हैं वो हमारा जर्मन भाषा बोलने वाला है, और सबसे ज्यादा है तो फ्लेमिश इलाका में डच बोलने वाले, और जो बेलोनिया में जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, यानी सेकंड आपका फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसलेस है, ब्रुसलेस है। क्या ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि राजधानी कहाँ है आपका बेल्जियम की, तो आपको याद रखना बेल्जियम की राजधानी ब्रुसलेस है। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनेंगे। और इस ब्रुसलेस में है ना 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। ध्यान में समझ में आ गया। ऐसा अगर पूरे देश में देखेंगे बेल्जियम में, तो हमारा जो ये है फ्रेंच बोलने वाले लोग वो केवल और केवल 40% है। लेकिन राजधानी में अगर देखेंगे, तो राजधानी में मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं।
ठीक है, फ्रेंच बोलते हैं और बाकी सारे डच बोलते हैं, ये राजधानी में, यानी राजधानी में कम बोलते हैं डच। लेकिन अगर पूरे 10 में देश में देखेंगे बेल्जियम में, तो डच भाषा बोलने वाले 59%। केवल केवल राजधानी में अगर देखोगे, राजधानी में जितने लोग हैं उन लोगों का 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 20% फीसदी डच भाषा बोलते हैं। पूरा याद हो गया होगा, हम पूरा एकदम डिटेल से हम लोग जो जा रहे हैं। ओके, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, इसको समझो। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? कम संख्या में जो लोग रहते हैं उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। समझ में आया बात? जो कम संख्या में लोग रहते हैं किसी देश के अंदर में, तो उस लोगों की जो आबादी होती है, जो समाज से बिलोंग करते हैं, है ना, चाहे किसी जाति से हो कि कम भाषा बोलने वाले हो, किसी भी तरह से अगर जो कम होते हैं उसको हम लोग अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि फ्रेंच भाषी जो है ना वो कम लोग है। क्यों? क्योंकि 40% के आसपास बोला जाता है। जर्मनी तो एकदम ही कम है तुलनात्मक रूप से। और ये लोग जो डच सॉरी फ्रेंच भाषी जो लोग हैं, ये लोग समृद्धि होते हैं। समृद्धि मतलब डेवलपमेंट है, ये लोग पास पैसा, एजुकेशन सब बहुत बढ़िया है ना, उसको समृद्धि कहा जाता है। जो धनी व्यक्ति हैं, मैक्सिमम लोग जो भाषा कम बोलते हैं लेकिन ये लोग धनी व्यक्ति हैं। कहाँ पे? बेल्जियम की स्थिति में आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे ताकतवर भी है। ताकतवर का मतलब ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिसके पास पैसा वही पावरफुल है। समझ में आया बात को? आजकल के जमाने में जिसके पास ज्यादा पैसा वही पावरफुल है। तो सोच लीजिए, जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो ताकतवर भी है और समृद्धि लोग हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से रहने वाले अल्पसंख्यक है। मतलब फ्रेंच भाषी लोग जो अल्पसंख्यक माना जाता है, इसलिए क्यों कम बोलने वाले लोग हैं, 40% के आसपास। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब है आपका पैसा से रिलेटेड, है ना। आर्थिक विकास में धन हुआ, है ना, धन दौलत जो होगा था। आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डच भाषी लोग बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, 60%, 59% के आसपास। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों को उन लोग से देखा नहीं जाता था, क्योंकि लोग समृद्धि और ताकतवर थे, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा विकास लोग थे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके थे। लेकिन कम थे, समृद्धि थे, ताकतवर थे और शिक्षा में बहुत आगे थे आर्थिक विकास रूप से। इसीलिए लोगों से देख के क्या नाराजगी होती थी कि ये लोग इतना समृद्धि है। लेकिन ये लोग संख्या में बहुत ज्यादा होता है, डच भाषी लोग जो हम लोग पढ़े फ्लेमिश इलाका में रहते हैं, 59%। ओके, पूरा याद ही हो जा रहा है। आप वीडियो सुनते जाओ ना, याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चैनल में बने रहने के लिए भाई सब्सक्राइब पहले चैनल को करिए और पूरे मजे लीजिए वीडियो का, और पूरे आपको पूरे क्लास का पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच, देखो 1950 मतलब समझ रहे हो, 1950 और 1960 के दशक, दशक का मतलब है 10 साल मिलकर बना हुआ एक समय को दशक कहा जाता है, ठीक है। ये फ्रेंच और किसका? फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा। सोचो कब? एक बार 1950, ठीक है, 1960, ठीक है। इन लोगों के बीच में, डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वालों के बीच में तनाव होने लगा, क्योंकि कोई भी समुदाय होता है ना, सब एकजुट मिलकर लड़ाई लड़ते हैं किसी चीज के लिए, मांग डिमांड करनी हो तो इसीलिए 1950 1960 में इन लोगों को तालमेल नहीं रहा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखने को मिला। यानी ये जो तनाव हुआ है वो ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा तनावपूर्ण रहा इन दोनों समुदायों के बीच में। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल्स हमारे एक राजधानी थे, और राजधानी में हम आपको बताएं कि फ्रेंच ज्यादा 80% लोग बोलते थे, डच 20% लोग कहते थे। तो वहां पे ज्यादा तनावपूर्ण रहा है, राजधानी भी है, ऑब्वियसली वहीं पे शुरुआत होगी जो कुछ भी होती है। यह एक विशेष तरह की समस्या थी, एक बहुत बड़ा समस्या। तनाव होना राज्य के या देश के लिए, किसी भी देश या राज्य के लिए एक अच्छी बात नहीं है। वो हमारा क्या होता, विकास नहीं होती आगे। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर अल्पमत थे। अगर हम पूरे बेल्जियम में देखेंगे, डच बोलने वाले लोग तो हमारा बहुत ज्यादा थे, ठीक है भाई। ये जो डच बोलने वाले लोग 59% मतलब सबसे ज्यादा यही लोग थे, लेकिन ये लोग कमजोर थे, अपेक्षाकृत धन और समृद्धि के मामले में अल्पमत थे। अल्पमत मतलब कम मत में कम लोग थे, ठीक है।
ये तो हम समझ में आया बेल्जियम के बारे में, एक स्थिति को समझे। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं एक और देश के बारे में। आइए इस स्थिति का तुलना एक और देश से करें, वो देश हमारा श्रीलंका, जो पड़ोसी देश है हमारा। और यह है एशियाई महाद्वीप यानी महादेश के अंदर में ये देश आता है, जैसे हमारा भारत भी उसी एशियाई महादेश के अंदर में आता है। ये एक द्वीपीय देश है, मतलब द्वीप समझते हो, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, द्वीपीय देश, उसको द्वीपीय देश कहेंगे क्योंकि एक द्वीप पर बसा हुआ देश है, इसलिए द्वीपीय देश कहा जाता है। आप डायग्राम फिगर में देखे होंगे, इसकी मैप में देखे होंगे, ठीक है। जो तमिलनाडु के दक्षिणी, हमारे देश के तमिलनाडु, ये हमारा इधर है, तो तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके में यहाँ पे आपको अगर देखने को मैप में देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए द्वीपीय देश कहा जाता है, ठीक है। तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह तमिलनाडु है और एक कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। हमारा पूरा हरियाणा का 2 करोड़ लोग रहते हैं, सोच लीजिए आप कितने लोग, पूरे 2 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि पूरे श्रीलंका देश में 2 करोड़ लोग रहते हैं। उतना है जो हमारा तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर यह देश अवस्थित है, और यह द्वीपीय देश है, ठीक है। आपको पूछ लेगा इनमें से कौन से देश द्वीपीय देश है, 4 ऑप्शंस दे देगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। दक्षिण एशियाई, देखो ना एशियाई का हमारा, ये एशियाई महादेश के अंदर में ये आता है, ये श्रीलंका, जैसे हमारा भी आता है, पाकिस्तान से आते हैं ये सारे देश। अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में कोई जातीय समूह के लोग हैं। हमारे भारत में बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं, उसी प्रकार श्रीलंका में बहुत जातियां, जैसे हम लोग यहाँ पे ये डच और ये भाषा बोलने वाले अलग अलग थे, यहाँ पे जाति के अलग अलग, दोनों में फर्क यही है, इसलिए दोनों देश का कंपैरिजन किया गया। जातियों के लोग अलग है और भाषा बोलने का अलग अलग पर समूह में बांटा गया, या जाति के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। कहाँ पे? श्रीलंका में। सबसे प्रमुख समूह, सामाजिक समूह सिंगलियों होता है। क्या होता है? सिंगलियों का है, मतलब ये लोग सबसे ज्यादा प्रमुख है, प्रमुख मतलब मेन यही लोग है। कौन? सिंगलियों। ये एक हमारा क्या है? जाति है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74%। आप डायरेक्ट पूछ लेगा सिंगलियों श्रीलंका में कितने फीसदी में लोग हैं, तो बोलोगे भाई 74% है, तो लगभग 26% बाकी सारे होंगे। फिर तमिलों का नंबर आता है, फिर कौन लोग आते हैं? तमिल। और ये जो तमिल लोग हैं ना, हमारे भारत से है जुड़े हुए लोग हैं। आता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है, लगभग 18% कौन है? तमिल लोग हैं। और जो बाकी तमिल में भी 2 समूह में बटा गया, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल जो 13%, मतलब 26%, सॉरी 18% में से 13% जो है वो श्रीलंकाई मूल के ही तमिल, वो तमिल भाषा पहले से बोलते हैं रहे, वहीं के हैं। 13% लोग, कितने? 13% लोग, मतलब 18% में से 13% लोग कहाँ रहते हैं? वो हमारा क्या, वो दिखाया गया हमारा वही श्रीलंका के मूल है। ये अगर आप फिगर को देखोगे ना, ये हम दिखाया गया हमारा मैप, ठीक है। इस मैप में आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको सारा मेंशन किया गया, आप भी समझ सकते हैं। ये हमारा जो राजधानी है ना, ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला। ये बेलोनिया जो फ्रेंच भाषी लोग बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्लेमिश है येलो कलर में दिखाया गया है, ये देखो केवल और केवल ये वाला पोर्शन जो देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन से ही हमारा है राजधानी ब्रुसेल्स। इसमें 80% लोग जो आपका फ्रेंच भाषा और 20% डच भाषा। और ये जो आप रेड कलर का देख पा रहे हैं, ये बोला रेड कलर का, ये वाले को फ्रेंच भाषी, देखो फ्रेंच सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं, ठीक है। और फ्लेमिश जो है ये डच है ना, डच, ये वाला देख पा रहे हो, डच जो येलो कलर का दिखाया गया। और ये जर्मनी भाषी, ये वाला सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इधर, क्योंकि इधर जर्मन है, जर्मनी इसलिए लड़ा हुआ, तो ये तो जर्मनी की भाषा वाला लोग वाला ये दिखाया गया अलग अलग, ठीक है। हम तो श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे थे, चलिए आगे देखते हैं। और हिंदुस्तानी तमिल, मतलब हमारा हिंदुस्तान से गया तमिल लोग है ना, औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। समझ में आया बात को? क्या समझ रहे हो? तमिल जो औपनिवेशिक, मतलब ये विदेशियां जो है अंग्रेज शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। यानी हमारे भारत के लोगों को औपनिवेशिक जो अंग्रेज लोग थे, वो लोग श्रीलंका में काम कराने, बागानों में काम कराने के लिए उन लोगों को लेके गया है, और वो लोग वहीं
बस गए हैं उसके हिंदुस्तानी तमिल कहा जाता है। तो 18% तमिल में से जो सेकंड पोजीशन में श्रीलंका में आते हैं, जिनमें से 13% लोग तमिल के ही हैं, मतलब श्रीलंका के ही हैं। तो 13 में से अगर 5 यानी 5% जो है हमारा तमिल है वो हिंदुस्तानी तमिल तमिल भाषा बोलते हैं। ये भारत का संतान है, क्योंकि ये काम बागानों में काम करने के लिए औपनिवेशिक अंग्रेजों ने लेके लगे गया था। मौजूदा श्रीलंका में नक्शे पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। यानी अगर हम देखेंगे तमिल जो ये हम 18% का बात कर रहे हैं वो केवल और केवल पूर्वी प्रांतों में और उत्तरी प्रांतों में ही अवस्थित हैं। उस अगर आप मैप को देखते हैं, अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। यानी जो हम लोग अभी पढ़े हैं कि 74% मेरे भाई जो सिंहलियों हैं वो लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, इसीलिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड रखते हैं। ये याद रखना, पूछेगा डायरेक्ट, बहुत मस्त तरीके से हम आपको बता देंगे, याद ही रह जाएगा। जबकि तमिल भाषी लोग में से कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुसलमान हैं। जो 18% है ना, 18% में से जो हिंदू है, हिंदुस्तानी तमिल है, वो लोग हिंदू हैं, और वहाँ के जो रह गए वो लोग मैक्सिमम हमारा क्या है, मुसलमान है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों की हिस्सा केवल 7% है। बोले 74 हो गया, 74 में से अगर 26% बचता है, और 26 में से अगर 18% अगर देखें तो वो हमारा तमिल है, और बाकी 7% लोग यहाँ पे ईसाई धर्म को भी मानने वाले लोग हैं। और ये सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ये जो ईसाई लोग हैं ना, ये दोनों ही भाषाएं बोलते हैं, सिंहली भी भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा भी बोलते हैं। यानी अगर कुल मिलाकर बात कर लें तो हमारा श्रीलंका में 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, एक सिंहली और दूसरा तमिल। क्लियर है? अब जरा सोचिए कि ऐसे स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बोल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। देखो यहाँ पे क्या है, इसको समझने वाली बात है कि हम इस उदाहरण से क्या समझें कि जहां जिसका ज्यादा लोग होगी तो वो क्या करेगा, जहां पे अल्पमत में होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, उस पर क्या करना चाहेगा, वो लोग थोपना चाहेगा, जो चाहेगा वही बोलेगा, ना ये नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पावर ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही लोगों के पास नहीं होना चाहिए जो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग रहते हैं। इससे क्या होगा कि तनाव होगी, यहाँ पे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, लोगों के बीच में तनाव होगी, झगड़ा होगी, मारकाट होगी, जिससे लोगों की बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, विकास डेवलपमेंट में रुकावट आएगी, एक दूसरे के क्यों लग रहे हैं, जान माल की हानि होगी, ये बहुत दिक्कत बात है। तो ये अगर ज्यादा कम होने से दिक्कत होती है। ऐसे में अगर सत्ता की साझेदारी हो जाती तो हमारा क्या होगा, क्योंकि सबके पास सत्ता रहेगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को तनाव होने से बचा जा सकता। तो ये जरूरी है, हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको बहुत समझेंगे। इससे उनके बीच लड़ाई और बढ़ जाती, संभव था कि इस देश बढ़ जाता और ब्रुसलेस पर दोनों पक्ष अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते कि जो लोग बाकी कम है वो लोग मनमानी करते, जिससे हमारा क्या होता है, देश में स्वार्थपूर्ण होता है, सत्ता के साझेदारी ना होगा तो बहुत दिक्कत होंगी। अब हम समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो हम सत्ता के बारे में इस उदाहरण से समझने की कोशिश किए। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, सेकेंड का वेट करिए और उसको बहुत डिटेल से समझेंगे, और पूरा वीडियो देखिए भाई अच्छे, अगर आपको कुछ करना है तो। ठीक है, धन्यवाद।